इधर एकांशी जिस तरह चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर चुपचाप रो रही थी, उसे तरह आज तक उसने कभी भी उसे इस तरह रोते नहीं देखा था। और उसके वहाँ आंसुओं की छोटी बूंद अयांश के सीने पर होते हुए दिल तक कोई अनजाना दर्द की लहर उठने लगी। शायद इसलिए आयांश ने अपनी हथेली से एकांशी के बालों को सहलाने शुरू कर दिया और सौम्यता से बोल, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? अयांश की आवाज सुन एकांशी ने अयांश के शरीर को अपने बड़ों से और अधिक कसना शुरू कर दिया और उसके सीने में ही दुबके हुए डाबी से आवाज में रहती है, मुझे नहीं सुना, कुछ भी कुछ नहीं सुना। आप प्लीज कुछ मत बोलिए, मैं बस अपने कमरे में जाना चाहती हूँ जहाँ कोई भी दूसरा ना हो, कोई भी नहीं, कहते हुए एकांशी ने न जाने कितनी बार रोने की वजह से हिचकी भरी थी और फिर वह कहना जारी रखे हुए थी, आप मुझे कल रात छोड़कर क्यों गए थे? मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जो बिल्कुल भी सच नहीं हो सकते हैं। आप फिर कभी मुझे इसी तरह अकेले छोड़ नहीं जाएंगे ना? एक काशी का रिएक्शन इतना अजीब क्यों था? अयांश ने उसे निराश होने लायक कोई वजह नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसे इससे पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसने एकांशी के मन में अपने लिए विश्वास खो दिया हो, जिसकी वजह से उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, एक काशी मेरी बात सुनो, कल रात में एक मी अयांश के इतना कहने के साथ ही एकांशी उसके झटके से अलग हो गई और उसके मुंह पर हाथ रख लिया, जैसा कि उसने सोचा कि अयांश बस उसे अपने और राजवी के रिश्ते को कन्फर्मेशन दे दी हो। इसलिए वह थोड़े गुस्से में चिल्लाए, आयांश मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं इस वक्त सिर्फ अपने कमरे में जाना चाहती हूँ, अभी के अभी, ठीक है ओके हम चलते हैं। आयांश ने तेजी से रिएक्ट किया, उसे भी यह डर था कि कहीं एकादशी फिर से रोना ना शुरू कर दे, इसलिए उसने एकांकी के हथेली को पकड़ा और उसे अपने कंधे से लगाते हुए चलने लगा लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए। एकांशी को ऐसे लगा जैसे वह किसी भयानक डर के साए में जी रही हो, क्योंकि उसका शरीर और उसकी बहन कटने लगी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी पकड़ आयांश की हथेली पर बढ़ती जा रही थी, जिससे आयांश बड़ी ही सरलता से महसूस कर पा रहा था। फिर भी उसने एकांशी से कुछ भी नहीं कहा और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया। लिफ्ट में भी एकांशी का चेहरा निराशा और किसी गहरी सोच में डूबा नजर आ रहा था, जिस कारण अयांश के मन में भी उसके लिए थोड़ी चिंता जगने लगी थी। जिस काम करने के लिए उसने एकांशी से पूछा, क्या कोई बात ऐसी है जो तुम मुझे बताना चाहती हो या पूछना चाहती हो? एकांशी के लिए यह एक अच्छा मौका था अयांश से सब कुछ पूछ लेने और राजवी के प्रति उसके फीलिंग के बारे में जान लेने का, लेकिन क्योंकि वह खुद को सच का सामना कर पाने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी, इसलिए तब तक के लिए मोहन सैडल, जब तक उसके दिमाग में एक सरल सा सवाल आ गया, अगले ही पल उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, आप राजवी के बारे में क्या सोचते हैं? एकांकी को राजवी के बारे में पूछता सुन अयांश को अपना सिर घूमकर उसे ही घूरने लगता है। अचानक उसके दिमाग में पिछली रात की राजवी द्वारा कही सारी बातें और उसकी हरकतें घूम गई, जिससे न चाहते हुए भी आयांश के चेहरे के भाव सुनने और रुके हो गए। काफी कोशिश के बाद भी आयांश अब और अधिक एकांकी के हथेली में अपनी उंगलियों को फंसाए ना रह सका और कुछ ही सेकंड के बाद उसके हाथ को पूरी तरह से छोड़ दिया। एकाएक उसके दिमाग में कल रात की घटना, एकांशी का रोना और उसकी अटपटी बातें कम बंद होने लगी।
और उसने बेहद पीस से कहा, क्या उसने तुमसे कुछ ऐसा कहा है जो असामान्य है? क्या आप नहीं चाहते कि मुझे ये पता चले? एक कामसी उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की स्ट्रिप को याद करते हुए गंभीरता से बोली, और अपनी बड़ी-बड़ी काली आंखों से आयांश को इस तरह से देखने लगी जैसे उसके सवाल असीम और निर्दयी थे। आयांश सवालों के जवाब के इंतजार में घूरती उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए एकदम सपाट और सीधे भाव से बोल, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, और तुम इन सब में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे मैटर में जबरदस्ती घुसे। जितना दूर रहोगी इन सब मामलों में उतनी ही तकलीफ तुम्हें कम होगी। एकांशी को उम्मीद भी नहीं थी कि उसके सवालों के बदले में आयांश उसे इस तरह का जवाब सुना देगा। क्या सच में वह ऐसा सोचता था कि राजवी और उसके रिलेशनशिप से उसका कोई वास्ता नहीं है? क्या उसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है? क्या एक पत्नी की तरह इस परिस्थिति में वह रूठना और झगड़ने और शिकायत करने तक के अधिकार से भी आयांश उसे बाहर निकाल देना चाहता था? आयांश को घूमते हुए एकांशी ने कई बार उसे अपने मन में चल रहे इन सभी सवालों को पूछने की हिम्मत जुटा, लेकिन जैसा कि आयांश ने पहले ही कह दिया था कि कोई उसके मामले में जबरदस्ती घुसे तो उससे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद इसलिए हर बार एकांकी की जुटाई हिम्मत होठों तक आते टूट जाती, और वो एक लिफ्ट के खुलने तक भी शब्द ना कह पाए। एक बार जब लिफ्ट खुल गई तब बाहर से पहले आयांश ने इस तरह सपाट और भावहीन लहजे में एकांशी को उसके ख्यालों से बाहर निकलते हुए बोला, लिफ्ट खुल चुका है, यही खड़े रहने के बारे में सोच रही हो? इतना कहते हुए आयांश ने वापस एकांकी के हथेली को पकड़ने के लिए हाथ को उसकी ओर किया, लेकिन एक काशी उसके स्पर्श में जाने से पहले ही वहां से इस तरह बचकर निकल गई जैसे वह आयांश को देखना ही नहीं चाह रही थी। लिफ्ट के बाहर आते ही उसने अपने पीछे आयांश को भी बाहर निकलते महसूस किया, जिसकी वजह से उसने अपनी चाल को और तेज कर लिया। हालांकि जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक पहुंची, अचानक उसके कदम एक ही जगह पर रुक गए। उसने हैरानी से कहा, सीनियर आदित्य यहाँ कैसे आ गए? मेरा रूम नंबर कैसे पता चला? ये पता करना कौन सा मुश्किल काम है? तुम तो जानती हो मुझे। दरवाजे पर टेक लगाकर खड़े आदित्य ने अपने हाथ से हेलो का इशारा करते हुए कहा, और एकांशी के गले लगने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंच, उसकी नज़र पीछे खड़े आयांश पर पड़ी, जो लगातार उसे ही खो जाने वाली नज़रों से घर रहा था। अयांश की ऐसी नज़रों को अपने ऊपर ही पड़ता देख आदित्य, जो कि अपनी बहन को एकांशी को गले लगाने के लिए उठ चुका था, उसे आहिस्ता से नीचे ले जाने लगा और एकांशी की उलझी एक्सप्रेशन को एक नज़र देख जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए उसके दाएं कंधे पर अपने हाथ को रख दिया। आदित्य के हाथ को एकांशी के कंधे पर रखा हुआ देख अयांश, जो कि लगभग 10 कम की दूरी पर था, अचानक अपने लंबे कदमों का इस्तेमाल करते हुए मात्र 4 से 5 कदम में ही एकांशी तक पहुंच गया, और आदित्य की कलाई को पकड़कर जबरदस्ती उसे हाथ मिलाने लगा। बोला, हम ठीक से नहीं मिले। मैं आयांश आदित्य एकांशी का वह इतना ही कह सका था कि इस पल आदित्य ने भी उसकी हथेली पर सामान्य से अधिक दबाव डालते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम एकांशी के बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, एकांशी का टेस्ट इतना बुरा क्यों हो गया? कॉलेज में तो तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग था, जैसे कि तुम कितनी पागल हुआ करती थी। मेरे
उसके शब्द खत्म होने से पहले ही एक काशी ने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी और तेजी से बोली, सीनियर, आपकी और अवंतिका का क्या चल रहा है? वह कैसी है? क्या आप दोनों ने शादी कर ली? अवंतिका का नाम सुनते ही आदित्य का मिला हुआ चेहरा अचानक मुरझा गया और उसने अयांश के हाथ से अपना दबाव भी काम करते हुए उसके हाथ को छोड़ दिया। एक का एक उसकी आंखें लाल होने लगी और अगले ही पल उसमें आंसू भी नजर आने लगे, जिससे उन दोनों की नजरों से बचाते हुए आदित्य ने अपनी आंखों से पूछ लिया और उदासीनता के साथ जवाब दिया, अवंतिका मुझे छोड़कर जा चुकी है, कहाँ चली गई? एकांशी ने तपाक से कहा, जिस पर आदित्य ने उसे जवाब दिया, इतनी दूर जहां से मैं उसे वापस नहीं लिया सकता। उसे ट्यूमर था, इसके बारे में मुझे बताया तक नहीं था और एक दिन बिना कुछ कहे वह चली गई, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर। एकांशी और अयांश दोनों ही उसकी बात सुन थोड़े सब पक गए, क्योंकि आदित्य की उदास ऊर्जा दोनों को अपने दिल तक पहुंच बड़ी ही सरलता से महसूस कर पा रहे थे। लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वह आदित्य को दिलासा देने के लिए क्या कहे। इसलिए आयांश ने तो कुछ भी ना कहने का फैसला कर लिया। वहीं एकांशी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था अवंतिका के बारे में। आदित्य जबरदस्ती की मुस्कान मुस्कुराते हुए, जो होना था उसे मैं टाल नहीं सकता था, सॉरी, फूल मत करो। और हाँ, हमने शादी कर ली थी, लेकिन अगर तुम सच में मुझे अच्छा फूल करवाना चाहती हो तो क्या हम आज का दिन एक साथ बिता सकते हैं? कॉलेज से अब तक की लाइफ में इतना कुछ हो गया, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है और तुमसे सब कुछ जानना है। एकांशी का मन पहले ही राजवी की बातों और आयांश के जवाब से उदास हो चुका था, इसलिए वह इस वक्त कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। अपने मन को शांत करने और उसे उदासी को कम करने के लिए वो कुछ पल अकेली रहना चाहती थी, इसलिए उसने साफ मना करते हुए कहा, नहीं, खाने के लिए होठों को हिलाने लगी। इस पल आयांश जल्दबाजी में आगे आते हुए एकांशी को आंख दिखाकर बोला, मैं तुम्हारी उदासी को समझ सकता हूँ, लेकिन एकादशी के साथ एक दिन बिता लेने से क्या ये काम हो जाएगा? वैसे भी कल सुबह हम वापस से लौट रहे हैं, तो एक काम सीखो, पैकिंग भी करना है, जाना तो कल है। और अगर साथ वक्त बिताने से एकांशी को पैकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो शाम को मैं खुद ही इसकी मदद कर दूंगा। आदित्य ने दृढ़ता से बोल, तुम क्यों इसकी पैकिंग में मदद करोगे? मैं इनविजिबल हूँ क्या? आदित्य की स्माइल, उसकी बातें और बेवजह एकांशी पर अपना हक जमाते अयांश चिल्लाहट से बोल, जिसे पूरी तरह इग्नोर कर आदित्य थोड़ा झुक गया और अयांश के बिल्कुल बगल से अपने हाथ को आगे बढ़कर एकांकी के कलाई को पकड़ अपने पीछे खींच लिया। एक बार जब एकांशी उसके पीछे आ गई तब चढ़ाते हुए उसने अयान से कहा, अब यह मेरे पास है और बेशक इस मेरे साथ ज्यादा मजा आएगा। आदित्य के द्वारा एकांशी का हाथ मजबूती से पड़ा हुआ देख अयांश का मन जैसे द्वेष से भर गया और उसकी नजरें उन्हीं दोनों के हाथों पर ऐसे गड़ गई जैसे बच्चे कुछ ही सेकंड में वो उन दोनों के हाथों को अपनी नजरों की आग से ही जला देगा। वही एकांशी आयांश के एक्सप्रेशन को देख यह आसानी से बता सकती थी कि अयांश को कोई बात खटक रही है, इसलिए उसने बड़ी ही सरलता से अपने हाथ को आदित्य की पकड़ से खींच लिया और थोड़े कोई से अंदाज में कहने लगी, सीनियर आदित्य, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच में कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है। आखिर आयांश और एकांशी की लाइफ में क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।